हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है राजस्थान सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि जिसकी नोटिफिकेशन 2012 को आती है और जो एग्ज़ाम है वो 20/2/2013 को होता है। ठीक है, तो हम इसके पेपर 2 को डिस्कस करेंगे राजस्थान सेट के। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसकी सीरीज ए है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, किसने कहा। तो ये जो कोटेशन है या जो कहते हैं वो कहते हैं अरस्तु। ठीक है, वो बोलते हैं कि परिवार क्या है, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। तो फर्स्ट का 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का विश्लेषण किया था। तो मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वाज एनालाइज्ड बाय। तो ये कार्ल मार्क्स देते हैं। इतिहास का वर्णन वो मेटेरियलिस्टिक थिंकर से करते हैं। और हिगल जो बोलते थे कि विचार पहले आया, तो उसको वो नकारते हैं और बोलते हैं कि जो हिगल ने जो डायलेक्टिक मेथड दिया है, ठीक है, द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत है, उसको मैंने सिर के बल जो पहले खड़ा था, अब मैंने उसे क्या है, पैर के बल खड़ा कर दिया है। तो 2 का 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें वीडियो के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना पड़ेगा, किसने आह्वान किया है। तो ये करते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, वो बोलते हैं कि मजदूरों या श्रमिकों एक हो जाओ और जो पूंजीपति है उसके अगेंस्ट क्रांति करो, और इस तरह क्या है वो साम्यवाद स्थापित करना चाहते थे कार्ल मार्क्स। तो सी इसका राइट आंसर है 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, हॉब्स, लॉक एवं रूसो एक साथ सहमत थे। तो प्राकृतिक अवस्था की दशा पर तो नहीं, उन्होंने अलग अलग बोला है कि प्राकृतिक अवस्था में जो दशा थी उसका नेचर कैसा था। ठीक है, ह्यूमन का नेचर उन्होंने अलग अलग डिफाइन किया है। सामाजिक समझौते की शर्तें भी वो अलग अलग है। जैसे जॉन लॉक 2 समझौते की बात करते हैं कि एक सामाजिक समझौता होता है, फिर राज्य के द्वारा समझौता होता है। राज्य समझौते का परिणाम है पर। तो ये तो बिल्कुल सही है कि ये तीनों जो थिंकर थे वो बोलते हैं कि जो राज्य जो बना है वो किसका परिणाम है, समझौते का। ठीक है, लोगों के बीच समझौता हुआ, उसके बाद क्या है, राज्य बना। तो 3 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सभी जगह वीडियो में जकड़ा हुआ है, किसने प्रतिपादित किया है। तो ये तो रूसो बोलते हैं कि मनुष्य क्या है, स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु जब वो समाज में जाता है तो उसे क्या है, वीडियो में जकड़ा जाता है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। तो ये 4 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किन्हें आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है। तो आधुनिक राजनीतिक विचारक के पिता है मैकियावेली। ठीक है, तो पुनर्जागरण काल के पिता भी ने कह सकते हैं आप। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या है, धर्म को राजनीति से अलग किया। ठीक है, मैकियावेली ने। तो इसलिए इन्हें क्या है, आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है। तो 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात बेहतर है। तो ये कहते हैं J.S. मिल, जब वो बेंथम को पढ़ रहे थे। ठीक है, और बेंथम क्या बोलता है, उपयोगितावाद का जो सिद्धांत वो देते हैं। ठीक है, जिसमें वो अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम सुख की बात करते हैं। तो उस संदर्भ में J.S. मिल जो उनके शिष्य आप कह सकते हैं, जो जेम्स मिल का बेटा था J.S. मिल। ठीक है, तो वे उनकी आलोचना में कहते हैं कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा क्या है, असंतुष्ट सुकरात होना मैं बेहतर समझता हूँ। तो ये कोटेशन है J.S. मिल की। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु कंसिडर्ड ए रेडिकल ह्यूमनिस्ट। तो रेडिकल मानववादी किन्हें स्वीकारा जाता है। तो M.N. रॉय क्या है, वो रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। सॉरी, हाँ, 3 इसका राइट आंसर है 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पुनः परिवर्तन से संबंधित है। तो अमोंग द फॉलोइंग हु इज एसोसिएट विद द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है डी, वर्गलिन। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके डिक्लाइन से हमेशा क्वेश्चन आता है कि इसका जो डिक्लाइन है वो क्यों होता है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत जैसे एक तो ये इसमें
ज़्यादा जोर दिया गया है ट्रेडिशनल की ओर, ठीक है। जब नए थिंकर्स आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या है अलग अलग चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस की। जैसे आप मैकियावेली को कह सकते हैं कि उन्होंने क्या है धर्म को राजनीति से अलग किया। उस तरह नई नई चीज़ें पॉलिटिक्स में आने लगी, ठीक है। तो उनकी आलोचना होने लगी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकर्स थे। तो 4 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसने थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का वर्णन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एल्विन टोफलर। 2 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की नहीं है? तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसकी पूछी गई है कि जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो फीचर्स है वो नहीं है। तो यह राजनीति को सामाजिक क्रिया के एक आयाम के रूप में देखता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यह राजनीतिक प्रणाली को सामाजिक प्रणाली के भीतर एक उप प्रणाली मानता है, ये भी सही है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत यथार्थ व्यवहार पर विचार किया जाता है, तो ये भी सही है। यह दृष्टिकोण तुलनात्मक नहीं अपितु संरूपणात्मक है। तो दिस अप्रोच इज नॉट कंपैरेटिव बट कॉग्निफिकेटिव। तो ये तो गलत है। यह दृष्टिकोण तुलनात्मक नहीं अपितु संरूपणात्मक है, तो ये गलत है, बाकी सभी सही है। तो यहाँ गलत पूछा था जो नहीं है आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो एक तो इंग्लैंड का है, ठीक है, फिर फ्रांस का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी और जापान का भी, लेकिन सऊदी अरब का क्या है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और इसके अलावा अगर ऑप्शन में ये भी नहीं होता तो जो न्यूजीलैंड है, ठीक है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अनरिटन है। तो 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्क्सिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम? तो निम्नांकित में से मार्क्सवादी संवैधानिक प्रणालियों का लक्षण नहीं है। तो मुक्त बाजार व्यवस्था की वो बात नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि बाजार पर क्या है और सार्वजनिक या गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, तो ये तो गलत है। उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की बात करते हैं, सही। कामगार वर्ग के हितों को वरीयता देते हैं, वर्गविहीन समाज की भी बात करते हैं, तो यहाँ नहीं पूछा था, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वैत संघवाद का तात्पर्य है ड्यूल फेडरलिज्म क्या होता है? तो राष्ट्रीय और राज्य सरकारों का क्षेत्र पृथक है, नहीं। राष्ट्रीय और राज्य सरकारें अंतर्निर्भर है। राष्ट्रीय और राज्य सरकारों से अपेक्षा हो कि वे परस्पर मिलकर जनहित की वृद्धि में कार्य करें। राष्ट्रीय और राज्य सरकारों का एक समान कार्य। तो द्वैत संघवाद का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, राष्ट्रीय और राज्य सरकारों का एक समान कार्य। 14 का जो राइट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू डुअर्सवर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? तो वे द कॉकस की बात करते हैं, द ब्रांच की बात करते हैं, द मिलिटिया की भी बात करते हैं, लेकिन द ब्यूरो की वो बात डुअर्सवर्थ नहीं करते हैं। तो 3 इसका रॉन्ग है। तो यही पूछा था कि डुअर्सवर्थ के अनुसार राजनीतिक दलों की संरचना नहीं है, तो ब्यूरो नहीं है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लुशियन पाई के द्वारा बतलाए गए राजनीतिक विकास के त्रियामी में सम्मिलित नहीं है। तो ECD मॉडल इसको आप कह सकते हैं, ECD मॉडल, इक्वालिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और डिफरेंशिएशंस, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें नहीं होता है। तो 4 गलत है, बाकी सभी सही है। तो इसका 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा 4। 17 है, आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है। तो इट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो राजशाही से लोकतंत्र की ओर गमन, ये तो है। कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिकरण की ओर गमन, तो ये भी आधुनिकीकरण का लक्षण है। परंपराओं की पुनर्स्थापना, तो परंपराओं को पुनर्स्थापित करना ये आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है। लोगों की निष्ठा का प्राथमिक समूह के स्थान पर द्वैतिक समूह की ओर गमन, तो ये भी है। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ पॉलिटिकल कल्चर हैज पर आमंड एंड बर्बा? तो जो आमंड और बर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का प्रकार नहीं है। तो सबसे पहले बोलते हो संकीर्ण पॉलिटिकल कल्चर,
ठीक है, जिसमें लोगों को क्या है, जो राजनीतिक कल्चर होता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आप कह सकते हैं, या राजनीति की समझ लोगों के में बिल्कुल नहीं होती है और वो इच्छा भी नहीं रखते हैं। तो ये तो बात करते हैं। फिर वो बात करते हैं पार्टी अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति की, ठीक है, कि जिसमें लोगों को पता तो होता है कि पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, ठीक है, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर तीसरी स्टेज वो बताते हैं पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर। तो इसमें लोगों को पता भी होता है अपने राइट्स का, ड्यूटीज़ का, ठीक है, और वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ये इसका सही सीक्वेंस मैंने बताया था, 1 फिर 3 2। लेकिन ये यहाँ पूछा गया जो संस्कृति का प्रकार नहीं है, तो एलिट पॉलिटिकल कल्चर की वो बात नहीं करते हैं, आमंड और बर्बा। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अभिजन के परिसंचरण का प्रतिपादक है। तो द प्री-फाउंडर ऑफ साइक्लिन थ्योरी ऑफ एलिट्स, तो ये है विल्फ्रेड पेरेटो। 3 इसका राइट आंसर है 19 का। उसमें वो बोलते हैं कि जो अभिजन एलिट लोग हैं, ठीक है, वही शासन में रहते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो अपोजिशन में होते हैं, ठीक है, एक समय के बाद वो क्या है, पावर में आ जाते हैं। तो ये रिसाइकल होता रहता है, ठीक है। तो सारे जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो एलिट के ही पास रहती है, ठीक है, ना कि जनता के पास होती है। तो 19 का सी राइट आंसर है। 20 है, वाई स्टेट ने शक्ति का रूप नहीं माना है। तो उन्होंने जो शक्ति का जो रूप है वो नहीं माना है अनुनय को, ठीक है। तो 4 इसका राइट आंसर है 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है, बियॉन्ड द लाइन्स के लेखक कौन है। तो इनके जो लेखक है वो है कुलदीप नैयर। ए इसका राइट आंसर है 21 का। 22 है, भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड एंड एडॉप्टेड ऑन, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो 2 इसका राइट आंसर है 22 का। 23 है, प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकारा गया। तो वे स्वीकारा गया था 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। तो 23 का राइट आंसर है 3। 24 है, किसने कहा कि भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंधन पत्र था। तो ये कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 24 का राइट आंसर है 3। और ये जो आंसर है ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड बाय, तो जो प्रिम्बल में अमेंडमेंट किया था 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, इंदिरा गांधी द्वारा 1976 में। और उसमें क्या है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो 20 का राइट आंसर है 3। द फर्स्ट अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड इन द ईयर, तो पहला जो संशोधन हुआ था 1951 में भारतीय संविधान में। तो ए इसका राइट आंसर है। 27 है, द राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ ए फंडामेंटल राइट वाज डिलीट बाय वर्चू ऑफ, तो वो कब जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है वो निरस्त कब किया गया था। तो वे किया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 में। जो जनता पार्टी की जो सरकार थी, मोरारजी देसाई उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, उसे क्या है, वैधानिक अधिकार बनाया गया आर्टिकल 300A के तहत। तो ए इसका राइट आंसर है 27 का। 28 है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो उसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा उनका चुनाव किया जाता है भारत के राष्ट्रपति का। तो 4 इसका राइट आंसर है 28 का। 29 है, स्टेट गवर्नर हिज अकाउंटेबल टू, तो वे जो अकाउंटेबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं भारत के राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है, राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 के तहत, और राष्ट्रीय शासन लगता है आर्टिकल 352, और वित्तीय जो इमरजेंसी है आर्टिकल 360 के तहत। तो 2 इसका राइट आंसर है 30 का। 31st क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिसूचकीय वर्गीकरण में समाविष्ट है। तो वे बोलते हैं जो सत्ता है एक तो ट्रेडिशनल है, ठीक है,
चमत्कारी है, ठीक है, क्रिज्मेटिक है। और तीसरा वो बोलते हैं वैधानिक, वेद विवेकी सत्ता। तो 2 3 4, तो 2 3 4 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो औपचारिक प्राधिकार, फॉर्मल अथॉरिटी, बर्नार्ड, तो ये भी गलत है। आदेश की एकता, उर्विक, तो ये भी नहीं कहते हैं। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, टेलर नहीं कहते हैं। गैंग प्लैंक प्लैंक, तो ये फेवल की द्वारा दिया गया सिद्धांत है, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है ये। तो 4 ये सही मैच है, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका 32 का 4। 33 है, स्थिति नेतृत्व, व्यक्ति नेतृत्व एवं कार्य नेतृत्व के मध्य अंतर स्थापित करने वाले विद्वान का नाम है। तो वे है MP फॉलेट, ठीक है। तो 4 इसका राइट आंसर है 33 का। 34 है, भारत में प्रशासनिक संस्कृति को सजातीय विस्तारवाद कहने वाले विद्वान है। तो वे है VN। 3 इसका राइट आंसर है 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो 266, ठीक है। भारत की जो संचित निधि है उसका जो वर्णन है वो है आर्टिकल 266 के तहत। धन विधेयक, तो धन विधेयक का जो वर्णन है वो है 110। वार्षिक वित्तीय वितरण बजट 112 और आकस्मिक निधि का वर्णन है 267 अनुच्छेद। तो 1 का 3 और 2 का 1, तो 1 का 3 2 का 1 और वार्षिक वित्तीय 5 और आकस्मिक निधि है 2, ठीक है। तो 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जिस समिति आयोग की अनुशंसा पर भारत में सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी, तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन इंडिया की जो रिकमेंडेशन जिसके आधार पर हुई थी, स्थापना हुई थी, तो वो था संथानम समिति, ठीक है। 1964 को इसकी स्थापना होती है संथानम कमेटी की। तो 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साला ऑफिशियल इज। तो जो साला मॉडल दिया था FW रिक्स ने, ठीक है, जो जो पिछड़ा हुआ देश है वहाँ की स्थिति को वो बताते हैं कि वहाँ क्या है, लाल फीताशाही और नौकरशाही, ठीक है, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार आदि ये समस्याएं पाई जाती है। तो वहाँ एफिशिएंसी तो नहीं होगी, ठीक है, दक्षता तो नहीं होगी और ना ही सोशल वेलफेयर का काम होगा, ठीक है, जहाँ भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही होगी। इंटरेस्ट टुवार्ड्स क्लिएंट्स, तो ग्राहकों के प्रति दिलचस्पी भी नहीं होगी। तो वहाँ क्या होगा, सेल्फ एग्रोडाइजमेंट, ठीक है, स्व विवर्धन, ठीक है, यानी कि अपने ही स्वार्थ आप कह सकते हैं कि अपना जो भाई भतीजावाद है वो सब परिस्थिति वहाँ पाई जाती है। तो 2 इसका राइट आंसर है 37 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जिस विद्वान ने यह कहा था कि वेबर द्वारा प्रतिस्थापित नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान विकासोन्मुख समाजों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक नहीं है, वो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कहा था फ्रेड W रिक्स ने, ठीक है। तो यही साला मॉडल है, ठीक है, कि वेबर द्वारा प्रतिस्थापित नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान विकासोन्मुख समाजों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक नहीं है। तो 2 इसका राइट आंसर है 38 का। नेक्स्ट है 39, निष्पादित बजट की शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग करता है, तो वे है प्रथम हुवर आयोग। 4 इसका राइट आंसर है 39 का, ठीक है। 40 है, मैस्लो के सिद्धांत आवश्यकता के पद सोपान निम्न से उच्च का सही क्रम क्या है, तो नीड ऑफ हायरार्की, ठीक है, यहाँ पूछा है ना, मैस्लो की जो थ्योरी है तो उसमें वो सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक आवश्यकता की, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं जो अगर आपकी शारीरिक आवश्यकता जैसे रोटी कपड़ा मकान ये पूरी हो जाती है, उसके बाद आदमी क्या चाहता है, सुरक्षा। तो जो उसके पास संपत्ति हो या मकान हो या अपनी स्वयं की सुरक्षा की वो इच्छा रखता है। उसके बाद बोलता है कि सम्मान, ठीक है, 1 3 2, ठीक है, जो उसके पास संपत्ति है, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी सुरक्षा है, उसका जीवन सुरक्षित है, तो वो क्या है, समाज में सम्मान चाहता है, ठीक है। फिर उस लास्ट जो आत्म सिद्धि है की आवश्यकता होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है।
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये इसका लास्ट स्टेज है। फिर वो मैस्लो बोलता है कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग रहता है, ये इसी सीक्वेंस में नहीं, आप कह सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के लिए यही सीक्वेंस रहेगा। तो ये हो सकता है कि किसी के लिए शारीरिक आवश्यकता नहीं हो क्योंकि पहले से फैसिलिटी हो, फिर उसकी सम्मान वो सब चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसका 1 3 फिर है सम्मान 2, तो 2 इसका राइट आंसर है। 1 3 2 4। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नव यथार्थवादी सिद्धांत का जनक कौन है? तो जो न्यू रियलिज्म ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो पिता है वो है केनेथ वोल्टेज। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? तो सार्क का जो 8वां देश है वो था अफगानिस्तान। ठीक है, तो 2007 में सार्क में शामिल हुआ था। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1985 को सार्क की। ठीक है, तो पहले उसमें 7 सदस्य देश होते हैं, 8वां 2007 में अफगानिस्तान को मिलाया जाता है। तो आपने कमेंट में करना है सार्क के जो 8 सदस्य देश है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, 43 है, शब्दबंद संयुक्त राष्ट्र देन है। तो द टर्म यूनाइटेड नेशंस वाज कॉइन्ड बाय, तो ये दी थी रूजवेल्ट ने। ठीक है, ये शब्द दिया था रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो 3 इसका राइट आंसर है 43 का। 44 है, पत्रिका जिसने बराक ओबामा को अंडर अचीवर के रूप में रेखांकित किया, तो वे थी मैगजीन आउटलुक। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर है 44 का। 45 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ब्राज़ील के शहर में 1992 को। 46 है, निर्णय निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है, तो हु इज रिलेटेड विद डिसीजन मेकिंग थ्योरी? तो रिचर्ड स्नाइडर। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग थ्योरी से जुड़े हैं। 46 का राइट आंसर है ए। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इज सिचुएटेड एट, तो ये है वियना में। ठीक है, 47 का जो राइट आंसर है वो है 2। 48 है, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो वे है नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर है 48 का। 49 है, उत्तर दक्षिण संवाद के अंतर्गत दक्षिण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो जो दक्षिण में है वे एशियाई देश है। ठीक है, अफ्रीकी देश भी है और लैटिन अमेरिकी देश भी है। तो यूरोपीय कंट्री का है, ये उत्तर में आते हैं। ठीक है, अगर हम दिशा के अकॉर्डिंग देखें तो ए शामिल नहीं है। ठीक है, यूरोपीय देश, तो ए इसका राइट आंसर है 49 का। 50 है, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो विकासशील देशों को पश्चिमी राष्ट्रों के विकास प्रतिरूप का अनुसरण करना होगा, तो ये इसका लक्ष्य नहीं है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया सेट पॉलिटिकल साइंस राजस्थान, जो कि 2013 में हुआ था। ठीक है, इसके पेपर 2 को हमने देखा, इसका पेपर 3 भी है। ठीक है, उस समय 3 पेपर होते थे। पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड का रहता था, पेपर 2 में 50 क्वेश्चन और पेपर 3 में क्या है 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी पेपर 3 की रहेगी, राजस्थान सेट की। तो अगर आप UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने UGC नेट के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आप क्या है चैनल की प्लेलिस्ट से जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं नेट की, और इसका लिंक क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो और भी मैंने जैसे सेट के और PGT असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको क्या है आने वाले एग्जाम के लिए वो बहुत ही हेल्प करेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।